दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 10वीं की दूसरी सेकंड बुक है हिंदी। इसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगमा। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संग्रहित किए गए हैं। इसे ध्यान से समझेंगे जो कि 2025 के परीक्षा में यहाँ से देखने को आपको प्रश्न मिल सकता है। यह एक कहानी है। पाठ का नाम दही वाली मंगमा है। इसके लेखक श्रीनिवास हैं। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार, एक स्थान है, कर्नाटक राज्य है, कोलार के कर्नाटक में हुआ था। वर्तमान में श्रीनिवास जी का देहांत हो गया है। इनका निधन हो चुका है। ये कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ भाषा में जो है ये अपनी कहानियों को लिखते थे। कन्नड़ भाषा में इनकी बहुत सारी कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र, ऐसे अनेक विद्या जो है उल्लेखनीय योगदान है इनका। अनेक विद्याओं में उल्लेखनीय योगदान इन्होंने दिया है। इनकी बहुत सारी किताबें मिलेंगी, कविताओं की, नाटक की, आलोचना की, ऐसे अनेक किताब मिल जाएंगे आपको। आगे इसमें बताया गया है कि इन्होंने जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनकी एक कहानी का संकलन है जिसका नाम है सड़ा कथे गुलू। सड्डा कथे गुलू। 1968 में इस किताब के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। सामान्यतः लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिलता है। यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। यह कहानी यानी कि दही वाली जो मंगमा है यह कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है और प्राप्त करके इसका अनुवाद यानी इसका ट्रांसलेट जो है हिंदी भाषा में कौन किया है? B.R. नारायण ने किया है। B.R. नारायण ने किया है। इसका भाषांतरण यानी कि कन्नड़ से हिंदी में किसने किया है? B.R. नारायण ने किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अब कहानी पर चलते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से मंगमा है, उसकी पतोह है, उसका बेटा है और उसका एक नाती भी है। मंगमा मुख्य रूप से दही बेचने का काम करती है। बाद में उसके रिश्ते जो है उसके पतोह से ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण से वो पतोह से अलग होकर रहती है। और ये ऐसे ही कहानी है, पतोह से अलग रखती है। फिर बीच में बाद में जो है रंगप्पा नाम का जुएरी नशेड़ी व्यक्ति मंगमा के साथ पास में आना चाहता है, परंतु उसकी जो पतोह थी उसको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब पता चलती है तो वो अपने जो छोटा पुत्र था, जो मंगमा जिससे बहुत प्यार करती थी, उसको उसके पास रहने के लिए भेज देती है और बहुत ही चतुराई से अपने सास को फिर अपने पास रख लेती है। तो यही कहानी है। इस कहानी को आप लोग ध्यान से समझेंगे। आइए हम लोग इस कहानी को समझते हैं। मंगमा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। यहाँ से सवाल उठाया जा सकता है कि बारी किसे कहते हैं? तो पहले आप लोग के घर के आसपास में जो है नेपाल से लोग आते थे और हींग दे करके जाते थे। हींग और कुछ वर्षों के बाद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद इसको मुख्य रूप से अपने ये कहावत भी सुना होगा, बैसाख का महीना में ये लोग जब आते थे तो बैसाख में पैसे लेके जाते थे या अनाज लेके जाते थे, क्योंकि बैसाख में अनाज कटी होती थी। सब किसी के घर पे जो है अनाज उपलब्ध होता था और जो नेपाल के
लोग होते थे, वो नेपाल से हींग लेकर के आते थे और ऐसे ही दे के चले जाते थे और फिर वैशाख में आके पैसे ले जाते थे। इसको लोग जो है आम भाषा में कहते थे, जैसे आप किसी से कुछ उधार मांग लीजिए और पैसे न चुकाइए तो ले हींग बैसाख के करारे। बैसाख का एक महीना होता है कि बैसाख में जब ये फसल कटेगा, अनाज होगा, तो उस समय हम पैसे जो है चुका देंगे। तो ये कहावत बहुत ही प्रचलित है हालांकि। तो इस समय जब लेखक लिख रहे हैं तो इसी सेम प्रक्रिया को जो है बारी कहा गया है यहाँ पे। यानी कि मंगमा दही कंटिन्यू देती थी और महीने के बाद अपना हिसाब जोड़ के पैसे ले लेते थी, इसे बारी कहा गया है। लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही, लोगी, माँ जी बहुत बढ़िया दही है। सामान्यतः कोई भी अपना दही या कुछ भी सामान बेचता है तो वो ये थोड़े कहता है कि खराब है, भले खराब ही क्यों ना हो, लेकिन लोग जो है उसे अच्छा ही कह के बेचते हैं। तब वह हमारे घर आकर दही, लोगी, माँ जी कहती थी बहुत बढ़िया दही है। जब हमें आवश्यकता होती थी तो हम लोग ले लेते थे और उस दिन के भाव के हिसाब से उसके पैसे उसी दिन दे देते थे या अगले दिन चुका देते थे। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। बाकी जो लोग थे वो महीने पे देते होंगे, लेकिन यहाँ जो आती थी दही बेचने के लिए, ये उसी दिन पैसे दे देती थी या उसके अगले दिन पैसे चुका देती थी। यह हमारी बारी की रीति थी। ये उन लोगों की बारी की रीति थी, मंगमा और लेखक की पत्नी की। वह अवलूर के पास किसी गांव की है, अवलूर गांव की है। यह ध्यान रखने वाला बात है। मंगमा किस गांव की है तो अवलूर गांव की है। अवलूर के पास में कोई गांव है, वहीं की रहने वाली है। उसके गांव का नाम वेंकटपुर, हाँ उसके गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर है। तो ये जितने भी हम पॉइंट गोले कर रहे हैं इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। पूछ देगा मंगमा का गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर, या ऐसा ही कुछ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिएगा अगर वेंकटपुर तो आपका आंसर वेंकटपुर होगा। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाते समय भी उसी रास्ते से जाना पड़ता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों ही समय में मेरे पास आ जाया करती है। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठ जाती है, बातें करती हैं, पान सुपारी भी खाती है। क्या खाती हैं तो पान सुपारी खाती है। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर तब गांव जाती है। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है, मुझसे भी सुख दुख पूछती है। तो सामान्य बात है, जब दो आदमी या दो महिलाएं, दो लड़कियां, दो पुरुष, दो दोस्त जो है आप पास में आएंगे तो अपने सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन क्या दुख है क्या सुख है वो सब अपने अनुभव को जो है लोग शेयर करते हैं। आगे बताया गया है कि मुझे भला क्या सुनाती, यहीं की बिल्ली के दूध पी लिया, बिल्ली ने दूध पी लिया। गांव में सामान्यतः लोग दूध को रख देते हैं तो बिल्लियां जो है पी जाती हैं, या अगर दरवाजे खुले हों तो बिल्लियां जो है दूध को पी ही जाती हैं। चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया। आपने ये चीज़ तो देखा होगा, नोटिस किया होगा। अगर छत पे या कहीं भी आपका कोहड़ा फरता है, कोहड़ा एक सब्जी है, उसमें चूहे जो है छेद करके अंदर का सारा मटेरियल खा जाते हैं। तो यही सारी बातें, इधर उधर की बातें जो है वो करती थी। दुनिया की ऐसी माने जिसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसी बातें जो है मंगमा इनसे करती थी। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। ये तो बात सही है, ज़माना मॉडर्न होते चला जा रहा है, लोगों के चाल चलन रहन सब बिगड़ भी रहे हैं, तो इस दुनिया के हिसाब से उस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती है।
मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है, माने दोस्ती हो गई है, एकदम घना दोस्ती हो गई है। कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे तो दही वाले जब बेचने के लिए आते थे, चिल्लाते थे कि दही दही, तो हम लोग जाके और बोलते थे कि हाँ दही दीजिए, तो हाथ में थोड़ा सा निकाल करके वो लोग दे देते थे और फिर हम लोग खा के बड़ा सा आनंद मिलता था। खाने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ, अब ये बचपन का जीवन था। तो इनका बच्चा जो है वैसे ही था। बचपन में हर कोई एक ही जैसा होता है। हाथ फैला दिया। मंगमा ने मटकी से थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया, लेकिन इसको तो गाढ़ा गाढ़ा दही मिला, हम लोग को पानी ही मिलता था। हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगमा बोली, माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। ये सोचने वाली बात है ना। जो अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, जीवन में 2 4 5 साल 10 साल के बाद आप ऐसे अनुभव को कर पाएंगे। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है ना, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मंगमा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह फिर बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो, वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। अमृत बेचती रही और पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमिएगा, है ना। ये पुरुषों को रिझाने के लिए, ये इनके कहने का मतलब है कि पुरुषों का जो मन होता है बहुत ही चंचल होता है। एक महिला पर उनका जो है मन नहीं टिका रह पाता है। वो जैसे ही दूसरे किसी सुंदर स्त्री को देखेंगे, उसका जो है मन, दिमाग, दिल, हर चीज़ दूसरी महिला की तरफ जो है डायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये मंगमा सलाह देती हैं कि आप अपने घरवाला जब आए तो अच्छा साड़ी, मेकअप वगैरह करके खूब बढ़िया से सुंदर बन के रहिएगा, है ना। ये चीज़ें बता रही हैं। फूल, इत्र, सेंट लगा कर उनके मन को बस में किए रहिएगा। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए तो ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, है ना। ये बातें कह रही हैं। अब जो है ये लेखक की पत्नी को जो हंसी जैसी आ गई, हंसी, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। बात तो सही था, इसने अच्छी बातें कही थी, साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। बात सही है। मैं बोली, हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी,
आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गो गुण है, ये बता रही है। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका कर दो, जैसे कि जंतर मंतर बनवा के खिला दो, पिला दो, कुछ पहना दो। ये जड़ी बूटी कुछ बनवा के पिला दो, खिला दो, अपने बस में कर लो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जागता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई न कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। ये बात तो फैक्ट है। अगर किसी पुरुष को जो है घरवाली अगर अच्छे टेस्टी भोजन दे रही है तो जाहिर सी बात है वो कोई इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंस कर बातें करो। ये 3-4 बातें जो यहाँ पे मंगमा ने बताए हैं, अगर ये महिलाएं कर ले तो उनका पति उनके प्रति अट्रैक्ट आकर्षित ही रहेगा, हमेशा से रहेगा। जैसे कि उसके स्वाद का खाना बना दीजिए, टेस्टी भोजन, आँख को तृप्त करने के लिए अच्छे कपड़े लत्ते पहनिए, अच्छे से मेकअप वगैरह करके रखिए। ये जो इसकी बातें हैं ये बहुत ही बड़ी बातें हैं अपने आप में, है ना। ये तीसरी बात बोली है कि दुख अगर है मन में या किसी भी बात को लेकर दुख भी है तो भी हंसकर उससे बात करो। उसे फील नहीं हो कि ये दुखी है या मन में ऐसे कुछ बातें हैं। ये 3 चीज़ें इसने जो है अपने जीवन के अनुभव में बहुत बड़ी बातें बताई हैं, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। घर के लिए जो भी चाहिए एक बार ही मंगवा लीजिए। ये नहीं कि आज कुछ मंगाए, कल कुछ मंगाए, परसों कुछ मंगाए, ऐसे ही एक ही दिन में आपको जितना मंगवाना है मार्केटिंग करवा लीजिए। साग सब्जी, घर का खर्च, ये जो भी है बार बार मत मांगिए, है ना। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा दीजिए। हस्बैंड है, पति है, अगर वो परेशान है, उनके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करें, उन्हें कुछ पैसे जो पति से ही आपको मिले रहे होंगे उसे आप दे के और अपने पति का दिल जीत सकती हैं। ये मंगमा की कही हुई बातें हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी बातें हैं, अनुभव वाली बातें हैं। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला कुत्ते की तरह रहता है, यानी एकदम वफादार। यहाँ कुत्ते शब्द का प्रयोग किया गया है घरवाले के लिए, पति के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है और कुत्ते को जब भोजन मिलता है, जो मालिक अगर उसको भोजन देता है उसके प्रति कुत्ता बहुत वफादार होता है। तो जो महिलाएं ये 3-4 चीज़ें कर लेंगी, उनका हस्बैंड भी, उनका पति भी कुत्ते की तरह वफादार हो जाएगा। अगर ऐसा न करें तो गली में भटकता है, इधर उधर नज़र मारेगा, देखेगा, स्वाद भी लेगा, है ना। तो ये चीज़ें महिलाओं के लिए ज़रूरी है। घरवाले अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ तो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया, है ना। फिर इनको लगा कि अब ये बहुत ही गहरी बातें जो है शुरू कर दी, अब इसका बात लंबा चलेगा, इसीलिए उन्होंने इधर उधर की बातें की और बात करके उसको वापस भेज दिया। कहा कि ठीक है मंगमा, जाओ फिर कल आना। आगे लगभग 15 दिन के पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगमा, ऐसा क्यों हो? जब मंगमा 15 दिन के बाद वो आती है तो लेखक की पत्नी पूछती है, क्यों मंगमा, क्या हो गया? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। आंसू को जो है अपने पल्लू से, अपने साड़ी से, आंचल से पोंछी, ये बातें कह करके। फिर लेखक की जो पत्नी है वो कहती हैं कि क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया।
बहू ने किसी की बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। पोता, जो पोते से ये बहुत प्यार करती थी, किसी बात पर, और किसी बात पर पोते की माँ ने पोते की खूब कुटाई की। इतनी कुटाई की, पोता रोते हुए चिल्लाते हुए। तो ये जो थी दादी, ये दादी ही थी। ये दादी जो थी, इसने क्या किया कि अपने पतोह को क्या की, डांटने लगी। ये डांटी, गाली भी दी। इन्होंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यही शब्द का उसका चयन था, है ना। फिर आगे जो है बताया गया कि जब मना की, गाली दे करके दादी ने मना किया कि मत मारो, छोटा बच्चा है, तो पतोह उसके ऊपर चढ़ बैठी और उसे खूब सुनाई। तब मैंने भी उसे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दे तो उसे। वह महाराजा घर आया। अब ये जो है मंगमा का लड़का घर आता है, उससे ये बोलती है। कौन बोलती है? इसकी माँ बोलती है। लड़का जो है उसकी माँ बोलती है कि देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपने घरवाली को अकल सिखा, उसे समझाओ। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे। अब पतोह भी एकदम टाइटे थी। ये माँ जो थी अपने बेटे से कह रही है कि थोड़ा उसको समझाओ, बहुत जबान लड़ा रही है। अब ये क्या करता है, इसके सामने ही, इस लड़के के सामने ही उसकी घरवाली कहती है कि ये क्या मुझे सिखाएंगी। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने इसे पैदा किया है, मुझे क्या अकल सिखाने चली है। इसका भी बात कहना सही था, क्योंकि ये उस बच्चे की माँ थी। इसने भी जो है बच्चे को जन्म दिया था, उसका पूरा हक था, अधिकार था। बच्चा अगर गलती करे तो उसे डांटना, पीटना। लेकिन ये चीज़ जो है उसकी दादी को अच्छा नहीं लगता था। आगे कहा गया, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो ना, हमको डांटो, हमको बोलो। तो मैंने कहा, क्या रे, मुझसे गलती हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। ये जो दादी थी ये अपने बेटे पे भी बहुत गुस्सा की। बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे बीबी, बीबी ने तुझ पर जादू फेर दिया है। सामान्यतः लोग तो यही कहते हैं, बीबी की बात को अगर हस्बैंड मानने लगे तो बीबी का गुलाम हो जाता है। बीबी ने मुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो ठीक है, और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल देगा रे, निकाल, बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा। इसका भी बात सत्य है। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। ये जो दादी थी ये भी जो है एकदम माइंड जो है गर्म जोशी वाले ही थी दादी। ये कह रही हैं कि अगर तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं,
इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, तुमको अलग होना है तो अलग हो जाओ, अगर रहना है साथ में तो साथ में रहो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कहाँ रहना है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, और तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई। इतनी बात जो है मंगमा ने किससे बताए? लेखक की पत्नी से। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समय पर छोड़ देने से वो स्वतः ही अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अगले दिन मंगमा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का उसका नहीं था। मैंने पूछा, तब झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी तब ना। कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, है ना। जब दही बेच के गई मंगमा, उसकी पतोह ने क्या किया, उसका सारा बर्तन भाड़ जितना भी था सब अलग रख दिए थे। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मर्चा एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसार के बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्ठू बनाकर खाया। हिट्ठू कोई खाने वाला पदार्थ है, उसको बना के इसने खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ, इसीलिए उस बच्चे को उसने उससे दूर किया था। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। यह लेखक की पत्नी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बात पर जो है इतना सारा रामायण हो रहा है। मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मंगमा को विदा किया। बाद में एक दिन मैंने यह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी, आप जो मखमल पहनती हैं ना, वह कैसे गज मिलती है? मखमल की जो ब्लाउज वगैरह पहनती, वो उसका रेट पूछ रही हैं। एक दिन उसी ने पूछा। मैंने पूछा, क्यों मंगमा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपए लगते हैं। ब्लाउज बनवाने में कितने रुपए लग रहे थे उस समय? 7 से 8 रुपए लग रहे थे। उस दिन मंगमा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा रहा। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया कि बीवी का गुलाम हो गया। अब कैसा है मेरा सिंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगमा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा।
उसके गांव एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह, फिरंगी समझ रहे हैं, अंग्रेजों को फिरंगी कहा गया है, फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, शौकीन था। उसने एक दिन मंगमा को देखकर पूछा, एक दिन मंगमा को देख करके पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मंगमा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। गले में फांसी लटकाए घूमता है मतलब वो टाई लगाया हुआ था, है ना, और ये टाई लगाए घूम सकता है तुम, और मैं जैकेट नहीं पहन सकती मखमल की। दोनों में तू मैं हो गई। तू मैं मतलब कम होता है कि झगड़ा हो गया, बोलचाल हो गया। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मंगमा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगमा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिला कर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। मंगमा ने ब्याह में बहू को कर्ण फूल, कान में पहनने वाला बड़ा सा फूल, एगो कड़ा, एगो झुमका, कान का जंजीर, कंठी, तगड़ी, ये सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा ही देती थी। किसको? अपनी बहू को। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगमा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्यों मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े दिए हैं, कर्णफूल दिए हैं, झुमकी दिए हैं, पदक दिए हैं, ये सब मेरे दिए हुए नहीं है क्या? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं बोली, अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी। ये पतोह जो है सास को ताने मार रही है। ले जाओ पहन लो, है ना। ये ऐसी बातें किया जा रहा है। घर में जब झगड़े होते हैं तो यही सारी बातें उठ के आती हैं। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगमा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को, ये सारा का घटना जो है, ये जो झगड़े का जड़ है क्या है? सारा झगड़ा का जड़ जो है बस लड़के की पिटाई। अपने लड़के को वो पीट रही थी जो इसका पोता था, है ना। उसकी पिटाई के कारण ही ये सारी चीज़ें, ये झगड़ा आगे बढ़ रहा है। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही है ना। आपके घर में भी लगभग झगड़े का मेन रीज़न यही होता होगा, कुछ खास चीज़ें नहीं होती होंगी, है ना। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण यही था। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। यह बहुत बड़ी बातें हैं। अगर आपको किसी दूसरे की बात पसंद आ रही है ना, तो उसका खराब बात भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपका उससे खटपट चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो, तो उसका अच्छा बात भी या छोटा भी बात आपको बहुत बड़ा लगेगा।
उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ सकता है, ये तो बात सही है। और उस बेकार के झगड़े में जो व्यक्ति पड़ेगा या पड़ता है, उसे भारी नुकसान हो सकता है, भारी दुख उठाना पड़ सकता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगमा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। ये जो मंगमा है जो दही बेचने का काम कर रही थी, ये उस लेखक की पत्नी से बोली कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसे आप बैंक में रखवा दीजिए, उस पर कई लोगों की नज़र लगी हुई है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। किस नाम का? रंगप्पा नाम का। वह कभी कभार जुआ उआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तो दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगमा अच्छी तो हो? मैंने कहा, अच्छा क्या बुरा क्या, जो है तुम्हें पता नहीं है? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है। आजकल के लड़कों की ज़बान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं था, उस कुएं तक आया। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे। आंटी एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसमें इसने काफ़ी पैसे बांध के रखे थे। कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोला, जरा चूना दोगी? क्या मांग रहा है? चूना मांग रहा है। तो जो है मंगमा ने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता है। बीच में बोला, मंगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी एक फसल होता है, रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब यह कहने लगा, जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं है? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वहीं बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुम्हें कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज़ बस बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं, ये तो बात सही है। औरत अगर अकेली हो तो लोगों की बातें जो है, लोगों की आंखें जो है उसकी तरफ ही टिक जाती हैं। मैंने मंगमा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगमा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। चलो चलो भीतर चलो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं है, अभी रखे रहो फिर ले आना। मंगमा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक। कहने लगा, जरा बैठो मंगमा, ऐसा जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़ कर बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वालों ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था, बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और उससे पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? हैं? मेरे अच्छापन देख रहे हो? मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कैसी हूँ? मेरा घर वाला हो, मेरा हस्बैंड हो? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा।
जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी कभी का चला गया। इनके जो पति थे मंगमा के, वो कभी के मर गए थे, डेथ कर गए थे। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि यह सब फजीहत काहे का रंग मंगवा। चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर अपने बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती हो। मैं तो रह जाऊंगी, पर वह रहने देगी तब ना, पतो उसके रहने देगी तब ना। बेटे से यह सब बता दो बातें। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, कहकर मंगमा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रखी थी। मंगमा ने पहले ही बताया कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? अरे कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देती। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचा कर आ ही जाता है, कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, झूम उठता है, एकदम खुश हो जाता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, सुकापुर, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उड़ा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरण में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो, आज हो ही जाए, आज ख़त्म हो जाए हम। कौवा ने स्पर्श कर लिया है, ये कहावत आज भी प्रचलित है। आपने सुना होगा कि किसी को कौवा ठोक देता है या स्पर्श कर लेता है तो उसके घर वालों को बताया जाता है कि अब फलानवा का जो है डेथ हो गया है। अब उसके लिए उसके घर वाले आंसू चिल्लाएंगे, रोएंगे, तो ये ग्रह कट जाता है। ऐसा जो है हमने अपने गाँव में भी देखा है, आप लोग भी अपने गाँव में देखे होंगे कि कौवा का स्पर्श बड़ा अशुभ माना जाता है। तुम कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसे रह कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, डर वर कुछ नहीं है। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगमा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं है। जीवन की प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। ये मंगमा की जो विचारधाराएं हैं, हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं होंगे, कोई लुकाव छिपाव नहीं,
तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परतें हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मंगमा ने जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी क्योंकि पोता जो है अपने माता पिता को छोड़ के अपने दादी के पास रहने के लिए तैयार हो गया था। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब जानती हैं आप? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा, जा बेटा जा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं आया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। तब वह भीतर चला गया, तब मैं यहाँ पर आई हूँ। अब अगर वह बच्चे को पीटेगी तो क्या करोगी? लेखक की पत्नी ने मंगमा से जो है प्रश्न किया कि अब बताओ कि अगर अब वह पीटेगी अपने बच्चे को तो तुम क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या इसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। और देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती हैं, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस बहू पर लट्टू है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा। 9 महीने पेट में रहकर दर्द सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि यह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया ने सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया। अब यहाँ पर उसका बेटा और उसकी बहू आती है, उस बुढ़िया को समझाती है, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगे तो कैसे चलेगा माँ। लड़का का ये फर्ज बहुत अच्छा हमको लगा। लड़का आया अपनी माँ से बोला कि तुम भी गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा, उस दिन हम लोगों से गलती हो गई। बेटे और पतोह ने अपनी गलती को मान लिया। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उनको समझाया मंगमा को। वह भला क्यों अपना बड़ापन खोती। मंगमा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता दादी के पास ही रहने की जिद कर बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। क्या हुआ कि अब जो है मंगमा घर पे रहेगी और उसकी पतोह क्या करेगी, दही बेचने के लिए जाएगी। तो वही बातें हैं, अपनी बहू के साथ रहने लगी, पोता दादी के साथ रहने के लिए जिद पकड़ बैठा। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगमा के हाथ में था।
बहू के आने पर भी मंगमा ने ही उसे अपने हाथ में रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में यह बात थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हठ पकड़ ली थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। पतोह ने कहा कि ये काम अब हमको दे दो और तुम घर का काम कर लो, घर में रहो आराम से, इतना दूर कहाँ जाओगे धूप में? ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करना। तो मंगमा ने ये बात कह दी कि ठीक है, रोज तुम जाना, कभी कभी हम चले जाएंगे दही बेचने के लिए। एक दिन सास बहू दोनों आई थीं। लेखक की पत्नी के पास में सास और बहू दोनों गई। एक गोद में बच्चा था, दूसरी के सिर पर मटकी थी, मटकी वाला टोकरा था। यही है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया, आगे से दही बेचने आएगी, यहीं आएगी, मेरी पतोह आएगी। यह बताकर मंगमा ने बहू को हमें सिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की बता दी, है ना। यह बताकर मंगमा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझा दी। दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या सुनाती है, क्या कहती है, यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजमा। अब देखो यहाँ पे नाम मिला उसका कि मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा नाम था। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा नाम था। ये ध्यान रखिएगा, नंजमा। तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? ये बात जो है कौन किया? लेखक की पत्नी ने। किससे? इसके पतोह से किया था, है ना। आगे क्या है देखते हैं। सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ? देखो इसकी कितनी अच्छी समझदारी है इसकी पतोह की। ये कहती है कि मैं राक्षसी हूँ, मैं गलत हूँ। सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए। ये भी सही बात बोल रही है। अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखें, मैं चुप रहूंगी। पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? इसका भी बात सही है, फैक्ट वाला बात कही है। बेटा तुम्हारा है, यह जताने के पीटना जरूरी है क्या? मारना, प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती हो, तो प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है कि तुम प्यार क्यों कर रही हो, मार क्यों रही हो? मारते हैं तो कहती हो कि क्यों मार रही हो। तो प्यार भी तो करते हैं अपने बेटे से, बच्चों से, तो उस समय क्यों नहीं बोलती है ना। इसलिए इन सब से कौन माथापच्ची करेगा? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात कह न सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मंगमा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी, मंगमा की बात सही थी। जब मंगमा ने लेखक की पत्नी से बात सुनाया था तो लगा था कि मंगमा की सही थी, अब ये सुना रही है तो लग रहा है कि नहीं ये सही है। अब उसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली है तो अब पहले से ज़रा ठीक है। जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किससे सारे पैसे दे डालें। हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास को कर्ज मांगा।
सास से कर्ज मांगा था, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगपा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया कि तू अपने दादी के पास चला जा। देखो, इसने भी दिमाग लगाए बहुत ही, कि इसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि जाओ तुम अपने दादी के पास जाओ, वह मिठाई देती है। हमारे घर एक कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया था माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़े ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझता है। ये अपने हस्बैंड को कह रही है कि हस्बैंड लोग कहाँ समझता है इतना ये बात। मुझे ऐसा लगा कि मंगमा भी अक्ल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती। अब बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। ये मैं जैसा अभी फीलिंग कर रहा हूँ, सेम कंडीशन वैसा ही है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। माँ अपने बेटे पर से जो है ये माँ तो माँ होती है, खैर पत्नी अपना अधिकार जमाना चाहती है और माँ अपना हक जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। तो इसमें तो होता ही रहता है। आगे कहा गया है कि पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है। ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। अगर मगरमच्छ बहू है, पत्नी है, तो हाथ खींचने वाली माँ है। आगे कहा गया कि बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगमा के घर में है, तो शहर में दही बेचने वाली मंगमा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है। इस नाटक का कोई अंत नहीं होता है। ये बात आपके घर में भी है, हमारे घर में भी है। ये पूरे सृष्टि, ये पूरे संसार में ये चीज़ें चलती रहती हैं। सास बहू का झगड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जैसे यह नाटक समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए, इसे के साथ जो है ये आपका क्लास समाप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चंस मात्र 6 क्वेश्चंस है। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो किस बात को लेकर विवाद था? तो घर में जो चीज़ें थीं, जैसे कि अपने पोते को पिटाई के चलते जो है लेकर के इन दोनों का विवाद चल रहा था। रंगपा जुएड़ी था। बहू सास को मनाने के लिए अपने बेटे को भेज देती है। इस कहानी का कथावाचक कौन है? तो श्रीनिवास जी हैं। उनका परिचय आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने दे चुका है। मंगमा का चरित्र चित्रण कर देंगे, कहानी का सारांश प्रस्तुत कर देंगे। इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चंस अगर देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अन्यथा ये तीनों जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ जो है दिशा क्लासेस गोपालगंज आपका धन्यवाद करता है। ऐसे जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सपोर्ट कर दें। धन्यवाद।